हेलो। नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग टॉपिक जो हम लोग का है, आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो हमारा टॉपिक जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में ही और पिछले लाइव क्लास में ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र, यानी हम इसको कैपेसिटर का चैप्टर कह सकते हैं, कैपेसिटेंस कह सकते हैं। और इस चैप्टर का आज हम लोग, जो आप हिंदी माध्यम के छात्र हो, उनके लिए हमने एमसीक्यू का रिवीजन सेशन लेके आया है। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको चैप्टर वाइज जो रिवीजन सेशन में दे रहा हूं, अभी तक हमने फिजिक्स के टोटल 3 चैप्टर को फिनिश कर दिया है। आज हमारा चौथा है और बहुत जल्द अब आपको रिकॉर्डेड में और लाइव में दोनों लेक्चर में हम आपको जल्द से जल्द सारे लेक्चर्स आपको दे देंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर लोगे और आपके लिए एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल भी रहेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी अरेंजमेंट किया है, जो हमारा मानना है कि एटलीस्ट आप इतना अगर कर लोगे तो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, वो जो हम सेशन लेके आएंगे वो अलग से। फिलहाल अभी जो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर, इसको हम लोग आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में सबसे पहली बात जो आ रही है कि कैपेसिटर का आपका संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो सब लोग जानते हैं, इसका फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। और इसमें आपने पढ़ा भी होगा, किसी भी मान लीजिए कि आपका कंडक्टर का जो कैपेसिटी, अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उस पे हमने जो टोटल चार्ज स्टोर करने की क्या कैपेसिटी होगी, तो इसको हमने C इक्वल टू, ध्यान से सुनना है कि पहले तो हमने C इक्वल टू जो हमने पढ़ा है वो हमने Q बाय भी पढ़ा है, और Q इक्वल टू आपने अध्ययन किया है CV, है ना। तो आपका यहाँ पे Q इक्वल टू जो आपका Q इक्वल टू सी भी आपने अध्ययन किया, तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या, कैपेसिटर इक्वल टू क्या, चार्ज बाय पोटेंशियल, यानी टोटल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, एंड V इज द पोटेंशियल राइज द कंडक्टर वेन एवर द चार्ज इंटर्स इन अ कंडक्टर। यानी जब किसी भी चालक में अगर हमने Q चार्ज दिया और Q चार्ज देने के कारण अगर चालक के विभव में, अगर चालक का विभव अगर V हो जाता है, तो उसका कैपेसिटर जो हमारा C होगा वो आपका C इक्वल टू क्यू बाई भी होगा। तो अब आपका चार्ज का क्या SI मात्रक होता है? तो कूलम। और पोटेंशियल का क्या होता है? तो वोल्ट। तो अब देखना है, तो आपका कूलम पर वोल्ट, ये भी याद रखेंगे आप, कूलम पर वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं? फेराड। और फेराड को ना हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो जनरली मान लीजिए किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा ये माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड के ऑर्डर में ये हमारा होता है, क्योंकि फेराड बड़ा यूनिट है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का चार्ज माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम में बोलते हैं ना, तो इसी तरह से कैपेसिटी भी कैपेसिटर का जब हम निकालते हैं तो फेराड में। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन आपका है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। यानी अब ध्यान देना है कि वायु या निर्वात, हम दोनों कह सकते हैं कि गोलीय चालक की जो धारिता आपका होता है वो समानुपाती होता है। तो गोलीय चालक की धारिता के बारे में प्यारे बच्चों मैंने आपको क्लास में आप पढ़े भी होंगे, है ना, कि वायु में गोलीय चालक की धारिता, तो वहां पे C इक्वल टू आप निकाले होंगे, ध्यान दीजिएगा। C इक्वल टू गोलीय चालक, अगर मान लीजिए कोई आपके पास गोलीय चालक एक पिंड है, इसकी त्रिज्या अगर आपका R है, और इस पे आपने क्या किया कि Q चार्ज आपने दे दिया, तो Q चार्ज क्या हो गया इस पे, इसके पूरे आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आफ्टर एडिंग Q चार्ज, यानी इस पे Q चार्ज देने पे अगर इसका पोटेंशियल प्यारे बच्चों आपका V हो गया, तो हम जानते हैं कि आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर, आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विभव के मान होते हैं, वो विभव के मान होते हैं V इक्वल टू 1/4πε0 Q बट्टा R। ये R आपका गोलीय चालक का त्रिज्या, क्या है? गोलीय चालक का त्रिज्या। इस पे आवेश आपने कितना दिया? Q आवेश देने पे इसका पोटेंशियल, इसका विभव कितना हो गया आपका? V हो गया। अब कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर स्फीयर, है ना, गोलीय चालक की अब हम धारिता निकाल रहे हैं। तो C इक्वल टू हमने क्या अभी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चंस में पढ़ाया? Q बाई भी। तो Q अब बाय V का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 1/4πε0 Q बाय R। अब इस Q से प्यारे बच्चों आपका ये Q कैंसिल,
तो देखो तो यहाँ C इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई एप्सनॉट R। अब देखना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सनॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ और 4 पाई एप्सनॉट का हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू तो आपका कांस्टेंट है, और वायु निर्वात के लिए तो आपका इसका मीडियम का तो एप्सनॉट यहाँ दिया हुआ है। तो गोलीय चालक की जो धारिता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या का मान, यानी गोलीय चालक अगर आपका स्फेरिकल शेप में है तो उसकी जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी C का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, B हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो हमारा है कि जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता। तो ध्यान दो, सबसे पहले देखो होता क्या है ना कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का अगर आंसर ऐसे करके टिक लगाते अगर चलेंगे ना, अच्छा इसमें एक ऑप्शन डी नहीं है, मैं वो लिख दूंगा। अब ऐसे करके टिक लगाते चलेंगे ना तो इससे बाबू आपका फायदा नहीं है। वो टिक लगाने से आजकल हम देख रहे हैं कि अधिकतर टीचर वगैरह सबको मैं देख रहा हूँ, जब यूट्यूब पे जब जुड़े हैं और वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, अब कोई लोग कोनो गाना बजा देते हैं, अब बस ऐसे 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 ऐसे। अरे भैया इसे थोड़े मान लीजिए पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। जब तक आप डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करके चीजों को नहीं जानोगे तो फिर वो आपके काम के नहीं है। चलिए आते हैं, इसमें हम आपको पहले इसका थोड़ा सा जो हमारा एरर है ये, हाँ इसमें 3 ही ऑप्शंस, एक्चुअली जो हमारा डिफरेंस है उसमें हम 3 ही ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 ही ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता। देखो तो समानांतर पट्टिका में आपका एक प्लेट तो आपका क्या पॉजिटिव प्लेट होता है, कोई दिक्कत, दूसरा प्लेट आपका क्या होता है निगेटिव, और इसी प्लेट को हम क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट करते हैं, बाद में इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब दोनों पट्टिकाओं के बीच का डिस्टेंस हम इसको d मान लेते हैं। इसके बीच का मीडियम आपको वायु ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इस पे जो टोटल चार्ज दिए हो Q चार्ज देने के कारण इस पे टोटल जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपके समानांतर पट्टिका के एक प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आ जाओ तो यहाँ पे, अच्छा इसका दोनों प्लेट का इसका भी एरिया A मान लिए, इसका भी एरिया आपका A है। तो समानांतर पट्टिका का जो संधारित होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D होता है। ये आप पढ़े होंगे कि समानांतर प्लेट संधारित के धारिता का मान, समानांतर प्लेट संधारित का धारिता का मान। तो अब देखिए, तो अब आपको क्वेश्चंस में है कि संधारित की पट्टिकाओं के बीच की दूरी, अब इसका D का मान अगर बढ़ेगा तो D का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा घटेगा। तो समानांतर प्लेट संधारित के दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता का मान घटता है, और इसके बीच की दूरी घटने पर धारिता का मान बढ़ता है। चलिए क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, समानांतर पट्टिका वायु संधारित में जब वायु के स्थान पे उच्च पारावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित की संधारिता। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चंस में आपको क्या, अभी इसके बीच का मीडियम आपका क्या है बाबू, वैक्यूम है, आपका वायु है या निर्वात है। तो वायु या निर्वात का आपका जो परावैद्युतशीलता है वो आप यहाँ पे एप्सिलॉन A बाय D लिखे हो। लेकिन यहीं पे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि अब आपको क्या कह रहा है कि उच्च परावैद्युत नियतांक का, तो जब समानांतर प्लेट संधारित के, ध्यान देना है कि जब समानांतर प्लेट संधारित के दोनों प्लेटों के बीच अगर उच्च परावैद्युत माध्यम वाला किसी माध्यम को अगर प्लेस्ड कर दिया जाए, है ना, ये थोड़ा सा हमारा डायग्राम को हम ठीक कर देते हैं आपको, और अच्छा डायग्राम बनाते हैं। देखो तो समानांतर प्लेट संधारित, तो पहले तो इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके पूरे इंटायर सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके इनसाइड में नेगेटिव चार्ज का प्रेरण हुआ है यानी इंडक्शन हुआ है, और बाकी इसके आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज का प्रेरण हुआ है, इंडक्शन हुआ है, वो आपका अर्थ में चला गया। अब देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने डी ले लिया, दोनों प्लेटों का जो एरिया है इसका भी A और इसका भी A। अब क्या रहा है कि इसके बीच का मीडियम जो है ना आपका, अभी जो वैक्यूम या हम एयर जो ले रखे हैं उसके जगह पे क्या रहा है कि उच्च परावैद्युत नियतांक, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D जो आपका है ना, ध्यान देना है, ये आपका परावैद्युत माध्यम ने, अभी दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वैक्यूम है तब होता है। अगर इसके बीच में उच्च परावैद्युत माध्यम वाला लगाएंगे
तो C इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, ध्यान देना है, एप्स एम इंटू ए बाई डी। अब देखो तो बाबू ये एप्स एम यानी माध्यम का परावैद्युतशीलता, एप्स एम इक्वल टू क्या होता है तो वो मैं बता दूं, एप्स आर इंटू एप्स नॉट। अब एप्स आर आपका क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, आपेक्षिक परावैद्युतशीलता यानी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युत नियतांक, यही बोलते हैं इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, तो के एप्स नॉट। तो देखो तो प्यारे बच्चों, अब आपका, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, चलिए अब आपका यहाँ पे क्या कि C इक्वल टू, यहां से हम आपको क्या पुट करेंगे, के एप्सनोट ए बाई डी। तो देखो तो ये एप्सनोट ए बाई डी तो आपका क्या है, जब दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम क्या निर्वात है, तो यहां से C इक्वल टू हम के सी नोट लिख सकते हैं ना। तो जब दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम अगर निर्वात है तब आपका सी नोट उसका है, और अब इसके बीच में अगर उच्च पारावैद्युत वाला अगर माध्यम को हम भर देते हैं तब जो उसकी धारिता हो जाएगी वो आपका, उसका जो वैल्यू होगा उतना गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पे उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, तब संधारित्र की धारिता क्या प्यारे बच्चों रे, बढ़ जाती है। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत? तो देखो अब मेरा मेरा हमेशा ये उद्देश्य होता है कि हम जब भी बच्चों को लाइव सेशन में जो भी कंटेंट देना, तो उस कंटेंट को बच्चे पढ़ के फिर उस पूरे चैप्टर का उसका रिवीजन हो जाए, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन का वो आंसर जाने, वो पूरा का पूरा उस चैप्टर का उसका अच्छा से रिवीजन हो जाए, ताकि जब एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन उसके सामने में हो, लेकिन जब उसके सामने में समानांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड अगर उसकी धारिता का फॉर्मूला पूछा जाए, या माध्यम से, या प्लेट के क्षेत्रफल, या उसके बीच की दूरी, किसी भी संबंधित प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से बना सको, ये होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संधारित्र पर आवेश, अब ध्यान देना है, अब आपको इसमें सिंपल क्वेश्चन कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में, तो संधारित्र को तो श्रेणी क्रम में इस तरह से ना, तो देखो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें आपका संधारित्र का क्या होता है, एक प्लेट तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव वाले प्लेट को हम लोग जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? अब आपको तीनों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, अगर मान लीजिए भिन्न भिन्न, यानी एक आपका C1, दूसरा आपका C2 और ये आपका क्या है C3 है, यानी तीनों अलग अलग धारिता वाले संधारित्र हमारे, जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो संधारित्र पर आवेश का मान, तो देखो इस कंडीशन में जब, एक बात ध्यान देना है कि जब कंटेंट में यहीं पे बता देता हूं कि जब संधारित्र का श्रेणी क्रम, सुनो, जब मैं यहां लिख देता हूं कि जब संधारित्र का श्रेणी क्रम, जब संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है ना, संयोजन किया जाता है या होता है ना, किया जाता है या श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो प्रत्येक, ध्यान से सुनना है, प्रत्येक संधारित्र पर लगने वाला आवेश का मान, लगने वाला आवेश का मान समान होता है, लगने वाला आवेश का मान समान होता है, लगने वाला आवेश का मान समान होता है। अब यहां पे दो ही बात है, क्या, आवेश और विभव। तो जब आपका क्या, संधारित्र के लगने वाला आवेश का मान अगर समान होता है तो फिर इसमें क्या कि प्रत्येक संधारित्र पर लगने वाला विभव, या लगने वाला विभवांतर, दोनों बात है ना, लगने वाला विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब ये डिपेंड करेगा उसका कैपेसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका फिर देखो, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो भिन्न भिन्न संधारित्र वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो संधारित्र पर आवेश का मान समान होगा। इसका आंसर ए होगा। इसमें भी 2 ऑप्शन है, आई थिंक हमारे इसके रेफरेंस में भी लग रहा है कि 2 ही ऑप्शन है, कुछ मिसप्रिंट होने के कारण प्यारे बच्चों ये आपका आ जाता है ना, तो समान होगा, ठीक है। हाँ
और अब देखो, अब यहीं पे बात आती है, अब इतना ही पे नहीं, अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्यों ना अभी ही कर लें। अब जब संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन किए तब ना, अगर यहीं पे समानांतर क्रम अगर संयोजन अगर कर लें, समानांतर क्रम संयोजन, एकदम ध्यान से समानांतर क्रम अगर हम लोग संयोजन कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रत्येक संधारित्र पर लगने वाला आवेश का मान, अब इस कंडीशन में देखो तो यहाँ अब आवेश का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। आवेश का मान भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, यानी सब पे अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक संधारित्र पर लगने वाला आवेश का मान अलग अलग होंगे, भिन्न होगा। और फिर इस कंडीशन में देखो प्रत्येक संधारित्र पे लगने वाला विभव का मान समान होगा, विभव का मान समान होगा। कब? जब संधारित्र का संयोजन समानांतर क्रम में किया गया है तब। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, श्रेणी क्रम में, तो इसका आंसर आपका ही। अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ज्यादा घबराना नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास को जैसा हम लोग प्रॉमिस किए थोड़ा कभी कभी संचालित नहीं हो पाता है, कभी इंटरनेट, अभी हम इस पैनल से उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, और कुछ कुछ चीज़ें इक्विपमेंट जो होते हैं ना डिजिटली दिखता बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना कि जब आप हमारे क्लासरूम में आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए व्हाइट बोर्ड और मार्कर। अगर लाइट भी नहीं रहेगा ना तभी हम आपको पढ़ा देंगे और तभी आपकी पढ़ाई संभव है। लेकिन ये जो ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन जो क्लास है ना, इसमें आप समझ जाओ कि जो कंटेंट तो जो टीचर को देना होता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा इतना अरेंजमेंट पे ध्यान देना होता है कि मत पूछो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना संभव हम चाहते हैं कि आप लोग को जैसा मैं प्रॉमिस किया हूं मैं जल्दी से जल्दी कंटेंट को पूरा करूं, इसीलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और ऑनलाइन में दोनों शुरू कर दिया है कि अब हम एक दिन में 2 लेक्चर्स कम से कम तो आपको दे ही देंगे। अगर किसी दिन लाइव नहीं आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे दें, ताकि मैंने बच्चों को जो बताया, मैंने बच्चों के लिए जो आप हमसे जो उम्मीद लगा रखे हो, मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूं। चलो तो अब आओ तो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य धारिता। अब चलो कितना बढ़िया, अब ये भी टॉपिक आपको रिवीजन करा दें। जब संधारित्र, जब है ना संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो चलते प्यारे बच्चों, जब समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम, पहले मैं पढ़ा ही देता हूं, इसको बता देता हूं तो आसान हो जाएगा। तो जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, अब मान लो 2 या 2 से अधिक संधारित्र और प्रत्येक की धारिता मान लो C1, C2, C3, मान लेते हैं हम 3, अगर 3 दिया हुआ है तो इसका जो आपका इक्विवेलेंट होगा वो आपका, अब ये कैपेसिटर इन सीरीज, तो ये आपका होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब चलो अगर यहीं पे हम कि जब संधारित्र किसमें समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब देखो ये अगर चैप्टर आप कर लोगे ना तो आपको रेसिस्टेंस वाला में प्रतिरोध का भी समस्या उलट जाएगा। प्रतिरोध का जस्ट उल्टा आपका संधारित्र में होता है। अगर प्रतिरोध में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि प्रतिरोध अगर आपका यहाँ पे अगर 3 रेसिस्टेंस होता, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता, तो R इक्वल टू होता, R इक्विवेलेंट या R रेसिस्टेंस इन सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका होता इक्विवेलेंट का श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि समानांतर क्रम में आपका ये होता है कि अगर 3 संधारित्र तो C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन यहीं पे रेसिस्टेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका होता पैरेलल, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी जस्ट इसका उल्टा, जो यहाँ पे पैरेलल में होगा वो यहाँ सीरीज में होगा, जो यहाँ सीरीज में है वो यहाँ पैरेलल में होगा, प्रतिरोध और संधारित्र में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ध्यान रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर क्रम में जब आपका जुड़ा होता है तो इक्विवेलेंट जो आपका कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है, यानी तीनों संधारित्र के धारिता का बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे आपका क्या है कि 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्या कर रहा है आपका कि 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता यानी तीनों का C है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य धारिता, कुछ नहीं करना है, क्या आ जाएगा 1/CS इक्वल टू, कह रहा है पहला भी C, दूसरा भी C और तीसरा भी C। रे प्यारे बच्चों 3/C ना, तो यहां से C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना C/3। कौन सा आंसर आ गया,
आपका सी इसका आंसर हो गया, C/3। तो इस तरह से आप कंटेंट को जब पढ़ते चलेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होने की चांसेस तो होनी ही नहीं चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र के समानांतर क्रम, यहां पे एक बात छूट गया, संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है। तो देखो ना, इसीलिए तो हम पढ़ा दिए ना कि पहले ही, कि जब आपका समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो देखो तो क्या आवेश अलग अलग होता है लेकिन विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस तरह से जब आप प्यारे बच्चों रिवीजन करोगे ना, तो पढ़ाए तो बोले ना कि बहुत आसान चीज है, बस खाली इसको लोग ध्यान से नहीं करता है। तो क्या करा है कि संधारित्र के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है, अगर यहाँ पे विभव होता तो विभव भी, या विभवांतर यहाँ पे दिया हुआ है तो विभवांतर आपका होगा। कोई दिक्कत? फिर चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, जब मैंने पीछे आपका बताएंगे तो यहाँ पे डिस्कशन में क्या समय लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है। चलो ना, तो एक मान लेते हैं ये, और दूसरा ये आपका C1 और ये आपका C2, ये आपका C1। दोनों पर कुछ आवेश है, कोई बात नहीं। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए, दोनों को क्या करेंगे, तार से जोड़ देंगे। अभी मान लो इस पे आपका आवेश कितना हो गया, आपका Q1 मान लेते हैं, इसका Q1 मान लेते हैं, इस पे आवेश आपका Q2 है। बोला ना कि दोनों पर कुछ आवेश है, यानी पहले से कुछ आवेश है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए तो अलग अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 और Q2 के बीच क्या संबंध होगा, Q1 और Q2 के बीच क्या संबंध होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब इसको बताते हैं हम। पहले सबसे पहले तो आप अभी C1 और C2 को ध्यान से हटाओ। अभी ये मान लो कि दोनों गोलीय चालक हमारे पास गोलीय चालक हैं और दोनों पे अलग अलग आवेश Q1 और Q2 हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी भी पिंड पर या किसी भी चालक पर जब आवेश होते हैं तो उसके विभव होते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका विभव हमारा आ गया V1 और इसका विभव आ गया V2। आवेश Q1 के कारण इसका विभव हो गया V1, आवेश Q2 के कारण इसका विभव हो गया V2। अब हम जब किसी चालक तार से इसको जोड़ते हैं और चालक तार से जोड़ने के बाद एक गोलीय चालक से दूसरे गोलीय चालक में आवेश की प्रवाह होगी। कब तक? जब तक कि दोनों का विभव का मान समान ना हो जाए। दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि पानी का, अगर यहाँ पे मैंने आपको क्लास में भी और आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर ये पानी का खाली गिलास है और दूसरे तरफ एक पानी से भरा हुआ गिलास है और इसको अगर हम एक पाइप से अगर दोनों को जोड़ दें प्यारे बच्चों, तो इसमें पानी का प्रवाह इससे इस तक तब तक होगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल समान ना हो जाए। तो वो मैं प्रेशर का जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बात तो आप समझ रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर आवेश का प्रवाह एक से दूसरे में तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव का मान समान ना हो जाए। आवेश का मान समान हो या ना हो, दोनों का विभव का मान समान हो जाए, ये बात एकदम कंपलसरी है। तो दोनों का अगर विभव का मान समान हो जाएगा तो V1 V2 बराबर V। कोई दिक्कत? अब चलो, तो जब हाँ तब तक आवेश की प्रवाह होगी जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। अभी देखो तो यहाँ पे C1 बराबर, अभी आपका क्या है, C1 बराबर Q1 बट्टा V1। अभी यहाँ पे आपका, क्योंकि Q बराबर आपका CV, तो C1 बराबर Q1 बट्टा V1। और यहाँ पे आपका C2 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या है आपका, Q2 बट्टा V2। अब अगले प्रश्न में, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप और आगे कर लेता हूं। क्या? तो Q1 इक्वल टू यहाँ से C1 V1, कोई दिक्कत? और यहां से आपका Q2 इक्वल टू C2 V2। लेकिन अब आपका दोनों पर आवेश के मान अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के संधारित्र की धारिता का मान अलग हो सकते हैं, लेकिन तार जोड़ने के बाद तो दोनों का विभव का मान क्या हो गया रे बबुआ, समान हो गया। तो अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, अब यहां पे हम लोग Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो C1 V, और यहां पे क्या लिखेंगे Q2। अब वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। तो आपका यहां से क्या लिखेंगे, अब क्यों ना हम लोग इसको जस्ट उल्टा हम लोग कर लें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हैं। और यहां से थोड़ा लेंथ हो गया बाबू, ये थोड़ा लेंथ हो गया। अब ये आपका आ गया, तो देखो तो यहां से हम लोग प्यारे बच्चों रे V इक्वल टू निकालते हैं। यहां से V इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 बाय
C1 और यहाँ से V इक्वल टू निकालेंगे। ये पहले ही स्टेप में कर लेते, एक स्टेप ज़्यादा हो गया, ये आप लोग भी रियलाइज कर लेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो तो Q1 बाय C1 और यहाँ से Q2 बाय C2 दोनों क्या हो गया, दोनों का तो वैल्यू आपका V, दोनों का तो V ही ना है, जो V1 इक्वल टू V इक्वल टू V। तो यानी जब हम अलग अलग आवेश वाले दो चालक गोलीय चालक को जब एक तार से जोड़ देते हैं, तो जो तार को जोड़ने के बाद जो हमारा केस आता है वो आपका प्रथम गोलीय चालक पर आवेश और उसके संधारित, द्वितीय गोलीय चालक पर आवेश और उसके संधारित, दोनों के अनुपात आपस में प्यारे बच्चों बराबर होते हैं। तो कौन सा, या यहां से देखो, यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कि Q1 बाय Q2 इक्वल टू आपका C1 बाय C2 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन हम लोग खोजते हैं Q1 बाय Q2 इक्वल टू C1 बाय C2, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 8 का क्या आंसर आ गया रे प्यारे बच्चों, 8 का बी। समझ में आया? तो कितना एकदम, तो ये बातें सब एकदम आसान है। अब यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा लेंथ क्या कर दिए ना कि यहीं पे आपका जैसे यहीं पे C1 इक्वल टू Q1 बाय V1 किए, तो कुछ नहीं करना है, यहीं से हम लोग V1 इक्वल टू क्या कर लेते, Q1 बाय C1 कर लेते, और यहां से हम लोग V2 इक्वल टू क्या कर लेते, Q2 बाय C2 कर लेते। अब बाद में जब दोनों तार को जोड़े हैं तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हमारा हो गया, तो यहां से डेफिनेटली आपका Q1 इक्वल टू C1 और Q2 इक्वल टू C2। अब बाद में इसी को हम लोग, अब ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन अपना क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना होगा, और ये जो वैल्यू है आपका आंसर हो गया। देखो इतना ही में कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं थोड़ा समझाने लगा ना तो वो स्टेप मेरा बढ़ गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर तो एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं होती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो, ध्यान से सुनना है, क्या क्या सुनना है कि जब भी मान लीजिए आपका श्रेणी क्रम में, पहला क्या आपका श्रेणी क्रम में ना, तब मान लेते हैं कि 1 बाय CS इक्वल टू, अब 3 तो 1 बाय C प्लस 1 बाय C और प्लस 1 बाय C। रे प्यारे बच्चों, तो CS इक्वल टू अभी तो तुरंत मैंने C/3 पढ़ाया ना। अब क्या रहा है आपका कि ये इक्विवेलेंट, जब श्रेणी क्रम में समान धारिता वाले 3 संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट है ना वो 6 माइक्रोफेराड है। कितना है? 6 माइक्रोफेराड। तो C/3, तो यानी इसका मतलब एक जो आपका सिंगल है ना वो 18 माइक्रोफेराड, यहां से आंसर निकाल लिए। यानी इस तीनों में से प्रत्येक का जो धारिता का मान होगा वो 18 माइक्रोफेराड होगा। अब क्या कर रहा है कि इसको अगर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो Cp इक्वल टू, मैंने क्या बोला, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी मैंने पीछे रिवाइज भी करा दिया इस फॉर्मूला का। तो क्या करोगे, 18 प्लस 18 प्लस 18, तो हाउ मच, 54 माइक्रोफेराड। कौन सा आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफेराड? आपका ऑप्शन सी हो गया। कितना का? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी आंसर होगा। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत, इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस क्या बनाने में आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। उसमें भी अगर आप एपी सर से रिवीजन कर लोगे तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रुक जाएगा। अरे कतई नहीं। जितने चैप्टर का प्यारे बच्चों में रिवीजन करा रहा हूं ना, जो चैप्टर का आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने कॉपी को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो मैं डिस्कशन करा रहा हूं बस उसको एक बार फोन चालू करके सामने में रख देंगे, और आप फटाफट, जब मैं क्वेश्चंस पढ़ ही रहा हूं, क्वेश्चंस देखें, आप उसको टिक लगाएं। अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए तो मेरा वीडियो को देखें, अदरवाइज फटाफट आगे बढ़ते चलें। एकदम रैपिड रिवीजन, इसी को तो बोलते हैं ना रैपिड रिवीजन। एकदम तेजी से रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम में हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो हमारे सामने में जब 35 क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो हम 35 में 35 सही बना के आए। इतना आपके अंदर में प्रैक्टिस करके आपको अपने अंदर में जज्बा को पैदा करना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो चलो, अब क्या है आपका कि 4 संधारित्र उपलब्ध है। यानी आपके पास कितना संधारित्र है रे बबुआ? 4, जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड। तो चलो ना, C बराबर कितना दे दिया? 2 माइक्रोफेराड दे दिया। अब एक 8 माइक्रोफेराड संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 4, ध्यान से सुनो कि 4 संधारित्र दिया हुआ है और प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है, और आपको चाहिए कितना? अरे चाहिए कितना? 8 माइक्रोफेराड संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो अभी तुरंत मैंने पढ़ाया ना कि जब पैरेलल में होते हैं तो क्या होते हैं कि हम संधारित्र को आपस में जोड़ते हैं।
अब C1 C2 C3 और C4 सब अपना कितना है 2 माइक्रोफेराड के इक्वल है ना, तो कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड। तो क्या करेंगे, जो चार हमारे पास 4 पीस जो हमारे पास जो मिला है संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफेराड है उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। आंसर इसका क्या होगा, इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमको 8 माइक्रोफेराड जो इसका इक्विवेलेंट मिलेगा जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको प्यारे बच्चों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास बी आंसर आ गया। अब चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, ध्यान दीजिएगा कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हैं और उनके सम्मोहन, इसको कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं या संयोजन भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉम्बिनेशन, हिंदी में यही सम्मोहन को ही। थोड़ा सा ना वर्ड जो है एनसीईआरटी और हिंदी वाला ना ध्यान रखना है, कभी कभी घबराना। तो सम्मोहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करेंगे, उच्चतम धारिता। तो ध्यान दो, तो जिस समय में श्रेणी क्रम में तुम करते हो तो 1/CS इक्वल टू जो तुम 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना है कि जब हम संधारित्र का श्रेणी क्रम में, ध्यान से सुनना है कि संधारित्र का जब हम श्रेणी क्रम करते हैं ना तो जो इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है ना, ये तीनों में जो सबसे मिनिमम वाला होगा उससे भी ये कम होगा। और जब आप पैरेलल में करते हो ना C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 3 संधारित्र का मैं बता रहा हूं, 3 संधारित्र के लिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एरेज करके मैं साफ करके, यानी जब आप पैरेलल में आप लिखते हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जब आप करते हो तो इस समय जो आपका इक्विवेलेंट का यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है ना, वो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है उससे भी बड़ा होता है। तो आपको क्या करा, उच्चतम धारिता, तो उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। क्या करना होगा, समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं है, बस आप लोग को फिक्र नहीं करना है, बस पढ़ते चलना है, बनाते चलना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करा है कि समान धारिता के n संधारित्र को, समान धारिता को n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो है यहाँ पे लिख देते हैं तुल्य धारिता का अनुपात। तो क्या है, समान धारिता, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ समान धारिता तो 1/CS, समान धारिता के n संधारित्र, तो क्या करेंगे 1/CS तो 1/C प्लस 1/C। देखो एक मिनट रुक जा रे बबुआ, रुक जा। हाँ चल ठीक है, घबराओ मत। हाँ डॉट 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 कहां तक, अप टू n टर्म्स, यही ना n संधारित्र ना है। तो यहां से 1/CS इक्वल टू प्यारे बबुआ n/C, तो CS इक्वल टू कितना C/n, ये आपका आ गया श्रेणी क्रम में। अब क्या कर रहा है कि पहले तो समानांतर क्रम में ना, तो कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी क्रम में निकाल लिया तो क्या दिक्कत है। समानांतर क्रम में क्या करेंगे तो CP इक्वल टू आपका फिर C प्लस C कहां तक, अप टू n टर्म्स। तो क्या होगा आपका n टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो CP इक्वल टू कितना कैपिटल N और C के इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है आपको कि CP/CS, यानी जब समानांतर क्रम करके और श्रेणी क्रम में जोड़ के और दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात यानी CP/CS आपसे पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे NC/C/N, तो C से C कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n²। तो आपका इसका आंसर कितना हो गया अरे प्यारे बच्चों, 12 का B। समझ में आया? 12 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका n² आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे, आगे हम लोग इसको बढ़ते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक समानांतर पट्टिका के बीच अभ्रक यानी माइका, देखिए यहाँ पे माइका की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना है, ये आपका समानांतर प्लेट संधारित्र, तो दोनों पे मान लो आपका चार्ज, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ले लिए d। इसके इनसाइड में नेगेटिव चार्ज जो आपका प्रेरित हुआ और बाकी अर्थिंग वगैरह से इसको हम लोग जोड़ के तो रखते ही हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ कह रहा है कि इसके बीच में आपका एक पतली प्लेट रख देने पे, अब अभ्रक जब तुम इसके बीच में पतली प्लेट जब ही तुम रखोगे और इसकी मोटाई जब ही आपका t होगा, ध्यान से सुनना है, अभ्रक यानी माइका आपका क्या है, इंसुलेटर है,
तो जब ही इसके बीच में आप इसको रखोगे तो इसका कुछ ना कुछ तो परावैद्युतांक होगा, और इसका अगर परावैद्युतांक प्यारे बच्चों अगर आपका के होगा, ध्यान देना है, इसका अगर हम परावैद्युतांक अगर हम लोग के ले लेंगे तो सी इक्वल टू अभी हम लोगों को क्या आया है, ध्यान से देखना, सी इक्वल टू हम लोग जब निर्वात इसके बीच में होता है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारा होगा। अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है और समझना भी है आपको कि C इक्वल टू यहाँ से आपका सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट और माइका का एप्स आर तो लगाना ही होगा आपको, और ये आपका प्लेट का एरिया, ये आपका हो जाएगा D माइनस टी, हाँ या ना, ये आपका क्या हो जाएगा D माइनस टी। अब रुक जाओ, इसको थोड़ा और मैं सॉल्व करके बताता हूँ, रुक जाओ, अब इसको और थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ कि मान लो क्यू चार्ज आपका है तो क्यों ना मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच का आपको निकालना होगा क्या, विभवांतर निकालना होगा। तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर में देखो तो आपका ये जो एरिया, ये यहां से यहां और यहां से यहां तो वैक्यूम ना है, तो क्या बचा D माइनस टी, ध्यान देना है, ये तो आपका कितना है D माइनस टी। जब आपको यहां से कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ऐसे में, हाँ चलो ध्यान देना है कि जब आप यहां से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ले जाने में जो टोटल वर्क डन करोगे वही इन दोनों के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चलो प्यारे बच्चों में थोड़ा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अब मेरे दिमाग में, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि प्लेट 2 से प्लेट 1, तो हम इस एरिया में तो क्या आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वैक्यूम में, और वो आपका क्या D माइनस टी एरिया है, लेकिन आपका माइका, माइका तो आपका क्या यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मैं मान लेता हूं कि ई डैश, और ये क्या आ जाएगा आपका सिर्फ कितना इसका थिकनेस आपने लिया है, टी लिया है। अब देखो दोनों प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, आप पढ़े हैं ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होते हैं, और यहां से आपका आ जाएगा ये D माइनस टी, कोई दिक्कत, और ये आपका कितना, तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। सर के एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना आपने ले लिया, के ले लिया, और ये आपका क्या आ जाएगा टी। अब देखो तो आगे हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। ये जो आपका वैल्यू ध्यान से सुनना है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए, क्या होता है क्यू बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट, मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहां से D माइनस टी। अच्छा अब देखो यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ कॉमन ही आ गया ना, क्या है हम बाद में ही लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको एकदम परमानेंटली ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले लिया तो D माइनस टी, अब प्लस क्या बचा T बाय के। अब देखते बबू, अरे ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ना, जब इसका कैपेसिटी निकालोगे तो क्या आता है Q बाय, ध्यान देना है Q बाय भी ना, यही फॉर्मूला पढ़े हो ना, तो Q बाय क्या आया यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाय के। अब देख तो यहाँ पे, अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे ध्यान देना है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़े हो Q बाय ए, यहाँ पे तो आपका Q बाय ए, वेट 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 वेट, हाँ एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D माइनस टी प्लस T बाय के। अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ ना, Q से Q कैंसिल, तो देखो तो प्यारे बच्चों C इक्वल टू, ध्यान देना है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय D माइनस टी प्लस T बाय के। आपका जो ये कैपेसिटी का जो वैल्यू आया है, ध्यान देना है, ये जो कैपेसिटेंस का, तो जब वैक्यूम था तो C इक्वल टू क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया है ना, लेकिन यहां देखिए D माइनस टी जो थिकनेस है वो डिनोमिनेटर में तो माइनस हो रहा है, अब प्लस T बाई के, तो K का वैल्यू तो पक्का आपका 1 या उससे अधिक ही होता है, तो यहाँ जो इसका रेशियो और प्लस माइनस ये जो टी करते हैं डी से, तो दोनों प्लेटों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है ना वो और घट जाता है। तो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस घटने के कारण हमारा क्या होता है कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने से संधारित्र की धारिता घटती है, और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस आपको घटने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम प्लेट के बीच का डिस्टेंस को घटाए नहीं, प्लेट के बीच का जो एरिया है ना उस एरिया को हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया। तो जब ही उसके बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई पट्टिका को डालते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। 13 का ए।
13 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर ए। देखो अब इस क्वेश्चन में बताने के लिए थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि मैं तो आपको डायरेक्ट बोल देता कि देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो कि संधारित्र आपका समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में जब हम कोई परावैद्युत माध्यम वाला माइका और यह अवरक्त आपका परावैद्युत माध्यम वाला कोई पट्टिका को डालते हैं तो उसकी धारिता आपकी बढ़ जाती है। ये तो एकदम आपको याद हो जाएगा, लेकिन इतना से सफिशिएंट नहीं भाई, बढ़ कैसे जाती है तो ये कैलकुलेशन आपको समझना होगा ना। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में अगर 2 मार्क्स में पूछ देगा तो आपके पास तो कंसेप्ट होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से समझते चलना है। अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, 1 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफेराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। सबसे पहले आपका क्या ध्यान दो, 2 संधारित्र आपका समानांतर क्रम में, 2 संधारित्र समानांतर क्रम में, तो ये आपका C1 इक्वल टू भी 1 माइक्रोफेराड और C2 इक्वल टू भी आपका कितना 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। और इस इनके श्रेणी क्रम में यानी इसके श्रेणी क्रम में एक आपका जो जुड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं C3, और ये कितना है 0.5 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत, जुड़ा हुआ है तो परिणामी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं आपका, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में तो C1 प्लस C2 ना होता है रे प्यारे बच्चों। तो 1 और 1 कितना 2 माइक्रोफेराड और ये 0.5 माइक्रोफेराड जो श्रेणी क्रम में जुड़ा। अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इसका फॉर्मूला तो क्या 2 इंटू ध्यान देना है 0.5 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5 है ना। तो आपका कितना आ जाएगा ये 1/2.5। तो यहां से हम लोग इसको कट कर देते हैं कितना 5 2 और 5 5 यानी 0.4 माइक्रोफेराड। इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ गया क्या रे प्यारे बच्चों 14 का, जल्दी बोल 14 का आपका सी। इसमें कोई दिक्कत, तो देखो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस के लिए पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे सर C1 C2 तो घबराना नहीं है, अगर तू इसको नया वाला को कुछ मान लेना, इसको अगर तुम मान लो C इक्विवेलेंट तुम फिर इसको मान लिया और इसको तुम C3 मान लिया तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट तुम पुट कर देना। समझ गए पूरे बातों को। हाँ ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ये शॉर्टकट करने के लिए आपको जब कैलकुलेशन आप करोगे ना तो इसके लिए कि जब 2 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ये फॉर्मूला आपका है कि 2 संधारित्र है ना श्रेणी क्रम में आपका जुड़े होते हैं तो आप कैसे उसका तुरंत इक्विवेलेंट निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला C इक्विवेलेंट। देखो ना एकदम सिंपल है रे, ये सब तुम लोगों को हम बताए हुए हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 बाई C2। तो देखो तो यहाँ C1 C2 एलसीएम ले लेंगे तो C2 प्लस C1 नहीं होगा, बाद में C इक्विवेलेंट करोगे तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, यही फॉर्मूला तो यहाँ लगाए हैं ना, इसको लगाइए वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का C। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कितना है कि 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अवशिष्ट किया जाता है, अवशिष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा होगी यानी चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आविष्ट की जाती है, आविष्ट सॉरी अवशिष्ट सॉरी आविष्ट की जाती है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो चलो तो क्या पढ़े हैं हम लोग, ऊर्जा इक्वल टू क्या रे प्यारे बच्चों, संधारित्र की ऊर्जा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं E इक्वल टू 1/2 CV²। तो एक मान लीजिए आपके पास कितना 50 माइक्रोफेराड, तो C इक्वल टू दिया हुआ है कि 50 माइक्रोफेराड, तो 50 गुना 10 का पावर -6 ना, और कह रहा है कितना वोल्ट पे 10 वोल्ट तक, यानी 10 वोल्ट तक उसको यानी उसके विभव के मान को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो आपका 10 का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो इसको तो कट करके पहले तो तू 25 कर दो, तो 25 इंटू 10 टू दी पावर -6 और ये यहाँ पे आपका 10 का पावर 2 है, तो 25 इंटू 10 का पावर -4 जूल है ना 25, या फिर हम इसको 2.5 इंटू 10 का पावर -3 जूल। कितना आंसर है ये देख तो ऑप्शन ए जो आपका है ना 2.5 इंटू 10 का पावर -3 जूल, ऑप्शन ए 15 का ऑप्शन, जल्दी बोलो 15 का ऑप्शन ए होगा। चलो तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों एकदम देखो एकदम आसान क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले। अच्छा हाँ संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान 1/2 CV²। अच्छा देखो यहाँ से एक बात और मैं बता दूं, यहाँ से एक और फॉर्मूला Q² बाई C,
ये भी आपका आता है। तो जहां पे मान लो ये क्यू स्क्वायर, जब मान लो आवेश का मान दिया हुआ रहेगा और संधारित्र की धारिता का मान दिया रहेगा तब ये निकालेंगे। सर इससे इसको कैसे निकालें, तो देखो ना 1/cv² आया, तो हम इसको क्या किए 1/2, अच्छा यहीं पे c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा c² v² c। और देख 1/2 तो cv का होल स्क्वायर बाय c, और cv इक्वल टू क्या होता है q होता है ना, तो q² आपका आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत। अब चलो यहाँ पे ध्यान देना है, जब ये वैल्यू आपको आ गया तो फिर अब यहीं से ध्यान देना है एक बात और, कि 1/2 cv² को हम लोग फिर से एक और टर्म्स में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, कि c को हम लोग ध्यान देना है कि अब ये q और c के टर्म में, और ये c और v के टर्म में, और अब हम लोग q और v के टर्म में। तो देखो तो यहां से क्या करते हैं 1/2 को, तो 1/2 इसको हम लोग cv इंटू v लिख सकते हैं, cv इक्वल टू क्या होता है qv। तो देखो आपका 1/2 qv या 1/2 q² बाय c या 1/2 cv²। सबसे आप कैपेसिटर के इनसाइड में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो तो प्यारे बच्चों फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, कत्ते से रे, अभी तो तुरंत बोले ना 1 से आपका अधिक होता है ना। 16 का आंसर कितना सी हो जाएगा, हमेशा 1 सबसे मिनिमम। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होती है, और इसका मान कम से कम 1 होता है, और नहीं तो बाकी पदार्थ का 1 से अधिक ही होता है। अच्छा एक और बात जान लो, k का वैल्यू 9 × 10⁹, ध्यान देना, k × 10⁹, सॉरी रे बाबू, अरे k का वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं ना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वाला जो मामला है ना, ये हमारा विद्युत स्थिति स्थिरांक का मान है, ठीक ना। कूलम कांस्टेंट या विद्युत स्थैतिक बल का जो नियतांक है कांस्टेंट है, विद्युत स्थैतिक स्थिरांक इसका वैल्यू होता है। लेकिन परावैद्युतांक जो आपका है मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होती है, और इसका मान 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। अच्छा वेन डी ग्राफ जनरेटर जो आप पढ़े होंगे, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर आपको क्या उत्पन्न करता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर आपको कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव तक हम लोग क्या करते हैं उसमें, कि लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट तक हम लोग पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करते हैं। और एक आपका जो वहां पे आप देखेंगे कि उस केज के जो स्टील का जो केज रखते हैं उस पे आपका क्या होता है कि आवेश धन आवेश जमा होते 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 इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि वहां का विभव का मान काफी अत्यधिक, और जो लोअर पॉइंट होते हैं उसके विभव के मान कम होते हैं। तो उच्च विभव से निम्न विभव पे आवेश को तीव्र गति कराने के लिए इसका यूज हम लोग नाभिकीय भौतिकी में करते हैं, और ये कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों, 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो C इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्वल टू फॉर्मूला होता है N। अब कैपिटल N लीजिए या स्मॉल n लीजिए, इसका पावर 1/3 और एक आपका C, यानी मान लीजिए आपका 2 या 2 से अधिक मान लीजिए कि अलग अलग स्फेरिकल साइज का जो कैपेसिटर और जिसकी धारिता दी हुई है, और सबको मिला के सबको हम एक साथ अगर मान लीजिए इस बूंदे को जोड़ दी जाए तो नए वाले का आपका क्या धारिता होगा, तो इसका फॉर्मूला तो टोटल n इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 64 का पावर कितना प्यारे बच्चों 1/3। ये बहुत पूछा है बिहार बोर्ड में। और यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड ना, तो देखो तो इसको क्या 4 का पावर तुम 3 लिख सकते हो ना, अब बट्टा 1/3 गुना 5 माइक्रोफेराड। देखो तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कट गया, तो 4 गुना 5 माइक्रोफेराड, तो इक्विवेलेंट का कितना आंसर होगा 20 माइक्रोफेराड। कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 18 के 18 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है, इसके बाद फिर दूसरा वीडियो आपको आएगा जिसमें मैं प्यारे बच्चों बता दूं कि अभी मैंने 18 पे पहुंचा है, टोटल इसमें 31 क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। तो यानी अभी आपका ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और ध्यान से इसको अच्छे से देखिएगा। और मैं निश्चित उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैपेसिटर्स का एक भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द 2 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मैं लेके
आपके बीच में आने वाला हूं। तब तक आप इसको फटाफट, जब भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अपलोड करूं और या जब मैं भी लाइव सेशन आऊंगा तो मैं पहले से आपको इन्फॉर्म करूंगा। सभी बच्चे जागरूक रहिए, अवेयर रहिए और एग्जाम के प्रति एकदम कंसंट्रेट। यही प्यारे बच्चों हमारा राइट टाइम है जिस समय अपना बेस्ट दे सकते हैं और हमारी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सकती है। आज 10 तारीख है तो आज हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तो आज से आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो गया। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत कम समय बर्बाद करना है। एग्जाम देने के बाद आइए, फिर तुरंत आप अपना प्रैक्टिस सेशन में लग जाइए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से अच्छी हो सके। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो सेशन में आपका इससे आगे का क्वेश्चंस लेके आते हैं। थैंक यू।